जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक काल में छायावाद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छायावाद इकाई का उद्देश्य। छायावाद का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, छायावाद किसे और क्यों कहा जाता है, छायावादी काव्य के लक्षण कौन से हैं, इसे देखना परखना, छायावाद के महत्व को रेखांकित करना, छायावाद ने काव्य के विषय एवं शैली में नितांत परिवर्तन किया है, छायावादी कविता का काव्य की दृष्टि से मूल्यांकन करना, छायावादी कवियों की जीवन दृष्टि का परिचय लेना। प्रस्तावना या उद्देश्य। दो विश्व युद्ध के बीच अर्थात सन 1914 से 1919 तथा 1939 से 1944 के बीच जो कविता लिखी गई उसे सामान्यतः छायावादी कविता के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः यह स्वच्छंदवादी कविता है जिसकी अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावादी हुआ। छायावादी साहित्य कला एवं भाव के क्षेत्र में उभर कर आया हुआ महत्वपूर्ण एवं महान आंदोलन है, जो नवीन शिक्षा पद्धति बांग्ला साहित्य का संपर्क, भारत में साम्राज्यवादियों की ओर से देश शोषण के लिए लाया गया यंत्र युग का विरोध, विदेशी सत्ता प्रति विद्रोह, द्विवेदी युग नैतिकता, आदर्शवाद, इतिवृत्तात्मकता की स्थूलता प्रति सूक्ष्म विरोधी प्रतिक्रिया, स्वाधीनता तथा मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हेतु नवकल्पना, बिंब प्रतीक की सुंदर योजना द्वारा प्रकृति का मनोहारी वर्णन, परायानुभूति की अभिव्यक्ति, सामंती मूल्यों का विरोध, नारी सौंदर्य वर्णन एवं उसकी क्षमता से मुक्त के लिए आह्वान, संघर्ष के परिणामों आयामों को उद्घाटित करने के लिए छाया के रूप में उभर कर आया वाद छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और सामाजिक संस्कृति भावधारा के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर जीवन और जगत के प्रति नितांत व्यक्ति रागात्मक अनुभूतियों का अभिव्यक्तिकरण। नई आशा आकांक्षा का यह नया काव्य हिंदी साहित्य में अमूल्य स्थान रखता है, कविता को नई दिशा देता है, भाषा के क्षेत्र में मुक्त छंद या बंधनों से रहित की अपेक्षा कर उसे स्वच्छंद गीत प्रतीकात्मक संगीतात्मक रूपों में लय में व्यक्त करता है। प्रतीक और बिंबों की नई कल्पना एवं विस्तार भी इसी युग में हुआ। कई दृष्टियों से यह काव्य महत्वपूर्ण है। छायावाद नामकरण। आरंभ में आचार्य शुक्ल ने बांग्ला की आध्यात्मिकता रहस्यवाद का विरोध कविता में किया। रहस्यवाद के कारण वे रविंद्रनाथ के काव्य से भी उन्हें विरक्त थी, विशेष रूप से गीतांजलि से। उसकी रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी छायावादी कविता से विरोध था। उन्होंने मई 1927 की सरस्वती में सुकवि किंकर इस छदव नाम से आजकल के कवि और हिंदी कविता नामक लेख छायावाद का भर्त्सना की थी। उन्हें छायावादी कविता गोरख धंधा लगी थी, उसे उन्होंने अस्पृश्य मानकर छोड़ दिया था। स्वयं द्विवेदी जी ने छायावाद के अर्थ को समझाने की चेष्टा इसी लेख में की है। छायावाद से लोगों को क्या मतलब और कुछ समझ नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भाव की छाया यदि कहीं यतंत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। शुक्ल और द्विवेदी ने छायावादी कविता का विरोध किया था, परंतु छायावाद यह मात्र हिंदी में प्रयुक्त हो रहा था, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में श्री शारदा का नामक पत्रिका में मुकुटधर पांडे के लेखों में हुआ। उन्होंने हिंदी में छायावाद नाम से 4 लेख लिखे थे। साथ ही किसी सुशील कुमार द्वारा हिंदी में छायावाद नामक 2 लेख सरस्वती में 1921 को प्रकाशित हुए थे। संभव है इसका प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। क्रमशः मुकुटधर पांडे ने अंग्रेजी या बांग्ला साहित्य में प्रयुक्त मिस्टिसिज्म तथा सुशील कुमार ने कोरे कागज की भांति अस्पष्ट निर्मल ब्रह्मा की विशद छाया, वाणी की नीरवता, निस्तब्धता का उच्छ्वास एवं अनंत का विलास कहा है।
मुकुटधर पांडे द्वारा प्रयुक्त छायावाद शब्द व्यंग्यात्मक माना जाना है। आगे चलकर जयशंकर प्रसाद ने भी उसका नामकरण किया। मोती के भीतर छाया जैसी सरलता होती है, वैसी ही कांति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति व अभिव्यक्ति की अभिभंगिमा पर निर्भर करती थी। ध्वन्यात्मक लक्षणात्मकता और सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विकृति छायावाद की विशेषता है। अपने भीतर से पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाषा समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कांतिमय होती है। महादेवी वर्मा ने भी प्रसाद की तरह कहा, सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे आज भी उपयुक्त लगता है। छायावाद नाम चल पड़ा, समानतः उसके विकास के 4 कारण बनाए जाते हैं। 1. द्विवेदी युग की तीव्रतात्मकता से नाराजगी। 2. अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का प्रभाव। 3. रविंद्रनाथ की स्वेच्छांदवादी रहस्यवादी कविता का प्रभाव। 4. तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति से उत्पन्न निराशा और उदासी। ठीक ऐसे समय कवि एकांतवासी योगी उत्पन्न हुए। कल्पना उनका सहारा बनी। उस कल्पना स्वप्न के भीतर जो महल खड़ा हुआ वह हिंदी में छायावाद के नाम से जाना जाता है। मात्र छायावादी कविता इस युग की देन नहीं है, पर वह द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हो चुकी थी। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी ने उस प्रकार की कविताओं का लेखन किया था। स्वच्छंदतावाद के तत्व उनकी कविता से ही प्राप्त होते हैं। यदि उनके काव्य मिलन, प्रतीक और स्वप्न का विविध अध्ययन किया जाए तो उनमें अधिकांश छायावादी काव्यों के सूत्र मिल जाएंगे। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। मसलन मिलन काव्य की पंक्तियाँ, बीती निशा उषा उठ आई पहन सुनहरा चीर, जिन्हें पढ़कर प्रसाद जी ने बीती विभावरी जागरी की स्वाभाविक रूप से याद आ जाती हैं। इसी प्रकार त्रिपाठी जी की नीचे समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है से कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियाँ, नीचे जल था ऊपर हिम था, की स्मृति ताजा हो जाती है। त्रिपाठी जी ने आंसू शीर्षक से भी कविता लिखी थी, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियाँ प्रसाद की आंसू की प्रारंभिक पंक्तियों से मिलती जुलती हैं। छेड़ो मत निकल पड़ेंगे कह देंगे, इन आंसुओं में इतिहास है हृदय के। इस प्रकार त्रिपाठी जी के आकर कौन हंस गया तन में की प्रतिछवि कौन तम के पार रे कह में देखी जा सकती है। कौन, क्या, कहाँ जैसे प्रश्नाकुल स्वर त्रिपाठी जी के कविताओं से ही शुरू होते हैं, जो छायावादी कविता के भी चरित्र निर्धारक स्वर बनते हैं। इस दृष्टि से छायावादी कविता लिखने वाले 4 आधार स्तंभ हैं: सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इनके अलावा राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेश शर्मा, राजेश्वर शुक्ल, आंचल, हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, सुभद्रा कुमारी चौहान, विद्यापति कोकिल आदियों ने छायावादी काव्य प्रवृत्तियों से युग काव्य लिखा। छायावाद परिभाषा। विभिन्न विद्वानों कवियों ने छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना होगा। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका स्तंभ काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, जैसे पुराने संतों साधकों के छायावास और यूरोपीय रूपात्मक अभ्यास होते हैं। बंगाल में ब्रह्मा समाज ने प्रवर्तित कर आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर गीत या भजन बनने लगे, वे छायावाद कहलाने लगे। बंगाल में रविंद्र के
द्वारा यही शब्द साहित्य में आया, यहाँ से हिंदी साहित्य में। इस प्रकार छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन। बाद में छायावाद शब्द का प्रयोग विशेष काव्य शैली या प्रतीकवाद शैली अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगी। छायावाद आध्यात्मिकता प्रेम को लेकर चला है, इसलिए वह रहस्यवाद के अंतर्गत ही आता है। शुक्ल जी छायावाद की विशेष परिभाषा देते हुए जो कुछ भी स्पष्ट करते हैं उसका निष्कर्ष निम्न है। 1. भारतीय संतों, साधकों तथा यूरोपीय आभासात्मक प्रतिवादी कविता को बंगाल में छायावाद कहा जाने लगा, वही धारा हिंदी में आई। 2. छायावाद एक विशिष्ट प्रकार की प्रतीक काव्य शैली है। 3. छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं। 4. यूरोप में जिसे रोमांटिसिज्म कहा जाता है उसे छायावाद, हिंदी में छायावाद। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद है। छायावाद एक और व्यक्त सौंदर्य दृष्टि से संबंध रखता है तो रहस्यवाद समष्टि सौंदर्य के अव्यक्त सौंदर्य दृष्टि से। छायावाद की मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। छायावाद में आधुनिक युगानुकूल आध्यात्मिकता की भावना है। इसमें मानव और प्रकृति मुख्य विषय है किंतु इनका सूक्ष्म सौंदर्य दर्शन ही प्रमुख है। वाजपेयी ऐसे पहले आलोचक हैं जिन्होंने छायावाद को ठीक से पहचान कर उस काव्य को प्रतिष्ठा दी, मानवतावादी और आधुनिक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण किया, छायावाद की सौंदर्य दृष्टि की विशेषता का प्रतिपादन किया। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। रहस्यवाद और छायावाद के अंतर को समझाते हुए उसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक के ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया। उनके मतानुसार छायावाद की मूल प्रेरणा मानवीय और सांस्कृतिक है, इसलिए वह रहस्यवाद फिर चाहे वह संतों का हो या यूरोप का, उसे छायावाद भिन्न है। इसके नवीनतम मानवीय जीवन में आत्म सौंदर्य की झलक देखी और इसलिए उसे आधुनिक युग की स्वतंत्र चिंतन धारा माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल की मान्यताओं का खंडन करते हुए बांग्ला से उसके आने को भ्रामक मानते हैं। उनके अनुसार 1. छायावाद नाम बिना सोचे समझे जल्द दिया गया था, जिसमें क मानवतावादी दृष्टिकोण प्रधान था, ख कवि अपने विचारों को व्यक्तिगत चिंता और अनुभूति के रंग में रंगाकर व्यक्त करते थे, ग उसमें मानवीय विश्वासों, आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओं को बदले तथा बदले हुए मूल्यों को स्वीकारने की प्रवृत्ति थी, घ उसमें छंद, अलंकार, रस, ताल, तुक जैसे परंपरावाद से दूर रहने का भाव था, अंग उसमें शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति कोई आस्था न थी। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, उसमें नई शिक्षा के भाव हैं तथा वह केवल पाश्चात्य का प्रभाव नहीं है। कवियों की आभ्यंतरिक अवलाहट नवीन भाषा शैली की अभिव्यक्त हुई है। 3. सभी कवियों में थोड़ी बहुत आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की व्याकुलता थी, अर्थात त्रिवेदी जी यह स्पष्ट करते हैं कि छायावाद नितांत भारतीय सांस्कृतिक चेतना से मुक्त है, परंतु उस पर पाश्चात्य प्रभाव है। मानवतावादी विचारधारा की व्यक्तिक चिंतन भूमि नवीन जीवन मूल्यों की स्वीकृति नई शैली में व्यक्त हुई है। उसमें मानवीय तथा सांस्कृतिक कारणों से उत्पन्न आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। गंगा प्रसाद पांडे, किसी वस्तु में एक अज्ञात संप्राण छाया की झांकी पाना अथवा आरोप करना छायावाद है, अर्थात यह स्पष्ट होता है कि रहस्यवाद की अंतिम परिणति छायावाद है। शांति प्रिय द्विवेदी, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह रहस्यवादी अर्थ में ही छायावाद को समझती है तथा अस्पष्ट भी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। वर्मा जी ने शुक्ल की तरफ यह छायावाद को रहस्यवाद का अभिन्न रूप मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र स्थूलता के प्रति सूक्ष्म विद्रोह के रूप में स्वीकारते हैं, यही परिभाषा सर्वाधिक रूढ़ है।
सूत्र रूप से काव्य के क्षेत्र में जब जब स्थूलता की स्थापना होते लगती है तब उसके प्रति विद्रोह होने लगता है। वह शिल्प, भाषा, विषय, इन तीनों काव्यांगों में स्थूलता जब प्रवेश करती है तब उसके प्रति विद्रोह सूक्ष्मता से स्थान ग्रहण करता है। वे उदाहरण भी देते हैं। द्विवेदी कालीन कविता विषय, भाषा और शिल्प की दृष्टि से बड़ी ही इतिविधात्मकता, विधाम, भूलक और स्थूल है। उसके प्रति विद्रोह स्वाभाविक ही था। राजनीतिक रूप से छायावाद युग भारत के लिए अस्मिता की खोज युग है। एक ओर जनता दासता के कारण आत्मकेंद्रित ही हो गई थी, रूढ़िग्रस्त हो चुकी थी। ऐसे में ईसाई धर्म प्रचारक भी भारतीय धर्म की निस्सारता को प्रतिपादित कर रहे थे। एक ओर राजनीतिक समता, दूसरी ओर सांस्कृतिक आक्रमण ने चिंतकों को सोचने के लिए प्रवृत्त किया। गांधी का प्रवेश राजनीति में हो चुका था। समाजवादियों के प्रति विद्रोह भाव भी तीव्र हुआ तथा सत्याग्रह, अहिंसा, अध्यात्म, उपवास, मौन जैसे आध्यात्मिक जैसे सूक्ष्म मूल्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे ही स्थूल से विमुख होकर सूक्ष्म के प्रति विद्रोह कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा छायावाद को मध्यवर्गीय चेतना मानकर लिखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरना थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती समाजवादी बंधनों के प्रति विद्रोह कहा है। वस्तुतः यह किसी भी प्रकार के बंधनों के प्रति, विशेषतः साम्राज्यवाद, सामंतवाद, देश पूंजीवाद के प्रति मार्क्सवादी विरोध के रूप में रामविलास जी देखते हैं। आलोचकों के अलावा छायावादी कवियों ने भी छायावाद की परिभाषा दी है। जयशंकर प्रसाद: छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विकृति छायावाद की विशेषता है। प्रसाद जी छायावाद में सहानुभूति के प्रति प्रवृत्ति, प्रकृति का सुंदर सजीव वर्णन और शैली विविधता में युगान रूप वेदना की अभिव्यक्ति को स्वीकारते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद को यूरोपीय रोमांटिसिज्म से प्रभावित मानते हैं, इसलिए उसमें वेदानुभूति रोमांटिक शौक के रूप में आई है। वर्ड्सवर्थ की कविता में प्रकृति सुंदरता के साथ प्रकृति, करुण और निराशा के भाव झलकते हैं। अर्थात प्रसाद छायावाद को भारतीय संस्मरण मानते हैं तो पंत यूरोपीय पल्लव की भूमिका में यह मत आया है। महादेवी वर्मा: छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया से में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। महादेवी ने स्थूल की प्रतिक्रिया और सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूकता, युगानुरूप वेदना की विकृति, पलायन नहीं, व्यक्तिगत अनुभूति की स्वच्छंदता, प्रकृति के प्रति सर्वमतवाद का अनुभव आदि की अभिव्यक्ति गीतात्मक रूपों में ठीक ढंग से हो सकती है, ऐसा माना है। उक्त सभी परिभाषाओं से छायावाद का स्वरूप किस प्रकार का था यह स्पष्ट हो जाता है। सर्वसम्मत परिभाषा का अभाव रहा है, फिर भी प्रत्येक परिभाषा एक प्रवृत्ति को उजागर करती है, किंतु हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि छायावाद विशिष्ट अनुभूति की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। कविता, विषय, वृत्ति, शैली, भाषा, समष्टि, नारी, प्रकृति और भी कुछ के संबंध में इस विशेष काव्य दृष्टि को हम पाते हैं। छायावाद एक युग विशेष घटना रही है जिसे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने, जानने, समझने के प्रयत्न किए हैं। छायावाद काव्य प्रवृत्तियाँ। परिभाषाओं देखते समय हमने छायावाद की विभिन्न प्रवृत्तियों का जिक्र किया है। फिर भी यह ध्यान रहे कि काव्य की विशिष्ट विषय वस्तु की खोज में छायावादी कभी बाहर नहीं झांकता, बल्कि भीतर की ओर लौटता है। इसलिए वह सबसे पहले समाज से, प्रकृति से, उसकी ओर से नहीं बल्कि अपनी ओर अर्थात दृष्टि से देखता है। दार्शनिक एवं आध्यात्मिक पक्ष के साथ नारी
सौंदर्य राष्ट्रीय सामाजिक भावना भी दिखाई देती है। उसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न है। 1. वैयक्तिकता। यह छायावाद की प्रधान प्रवृत्ति है। आधुनिक साम्राज्यवाद औद्योगिकता से पूरी शोषण सामंती व्यवस्था तथा भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में वैयक्तिकता का विकास हुआ है। बाद में इसका बृहद विकास दर्शन, सौंदर्य वर्णन, प्रकृति रहस्यात्मकता, शिल्प, भाषा के विरोध व वर्णन में व्यक्त हुआ है। द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, स्थूल दर्शन के प्रति छायावाद में सूक्ष्म सौंदर्य और वैयक्तिक राग विराग की स्थापना कविता में हुई। वैयक्तिकता के कारण स्वच्छंदवाद छायावादियों में पनपा। उन्होंने काव्य के भाव तथा कला पक्ष में नीति व्यक्तित्व को ही उतारा। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति आधुनिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, पहले तो उसे पशु पक्षियों की तरह प्राकृतिक जीवन में ही अपनी निजता, स्वतंत्रता और आत्मभाव की संभावना दिखाई पड़ती, किंतु बाद में जब कदम कदम पर उसका संघर्ष सामाजिक रूढ़ियों से होने लगा, उसने अपने व्यक्तित्व को उसके प्रतिरोध में खड़ा किया। आत्मकथ्य उसका विषय हो गया। मैं उसकी शैली हो गई। निराला ने तो स्पष्ट कहा है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उखड़ वेदना आई। अंग्रेजी शिक्षा से व्यक्ति की अस्मिता, विशिष्टता और उसके भीतरी अहम से व्यक्तिगत चेतना का विकास हो जाता है। इसलिए इस युग में वैयक्तिकता की चेतना के दर्शन धर्म, राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। परिमाणतः यह मैं अर्थात स्वयं का काव्य हो गया, निजी भावनाओं स्वप्नों का काव्य हो गया। उसकी अपनी दुर्बलताएं भी उसके काव्य में रख दी। समाज भय से वे कुछ भी छिपाते नहीं, प्रणयानुभूति को भी नहीं। पंत जी ने उच्छ्वास, आंसू और ग्रंथि में प्रणयानुभूति की अबाध अभिव्यक्ति की। उच्छ्वास की सरल बालिका कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है और न उसके साथ व्यक्त किया हुआ प्रणय संबंध कोई आध्यात्मिक भावना है। सीधे शब्दों में बालिका मेरी मनोरथ मित्र थी। लेकिन समाज तो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त कर नहीं सकता, इसलिए उस लांछन के विरुद्ध अपने प्रेम की पवित्रता को भी घोषित करता है। अभी तो अब तक पावन प्रेम नहीं कहलाया पापाचार, हुई मुझको ही मदिरा आज, हाथ या गंगा जल की धारा। प्रसाद पंत महादेवी निराला में व्यक्तिगता अंतर्मुखता से उपजी है। कभी वे अपनी अनुभूति का प्रभाव प्रकृति, वस्तु अथवा व्यक्ति पर देखते हैं तो कभी वस्तु, प्रकृति अथवा व्यक्ति का प्रभाव अपनी अनुभूतियों पर। प्रसाद की लहर, झरना, आंसू, पंत की पल्लव, बीड़ा, ग्रंथि, निराला की गीतिका, सरोज स्मृति, बनवेला, महादेवी की यामा, दीपशिखा आदि रचनाएं इस प्रकार की हैं। कामायनी में मनु व्यक्तित्व की खोज करता हुआ आकुलता है। वह कहता है, वह गुहाज मरु अंचल में हूँ आज, खोज रहा अपना विकास। आत्मविकास की टोह में निकला यह आधुनिक मनु धीरे धीरे युगांत तक जाते जाते इतना व्यक्तिवादी हुआ, मैं तो अबाध गति मरुत सदृश हूँ, चाह रहा अपने मन की। और अंत में यह स्वेच्छाचारी मनु संपूर्ण समाज के विरुद्ध ही युद्ध घोषित करता है। विचित्रता तो यह है कि प्रजातंत्र की नाव प्रारंभ में उसी ने डाली। वह सर्वसत्ताधारी निरंकुश शासक हुआ और समाज विरोध के कारण अंत में घायल होकर समाज से दूर कैलाश पर्वत पर पलायन करता है। व्यक्तिवाद के कई बिंदु छायावाद में हैं। कभी वह अपने ही व्यक्तित्व के व्यक्तिक के है, कभी निर्जन प्रकृति में, कभी समाज में, अपनी ही कल्पना विलास में, सामाजिक सामंती मूल्यों के विरुद्ध असंतोष और निराशा में, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह व्यक्ति निष्ठ बन गया। विश्व व्यथा में व्यथित होने के बजाय अपनी व्यथा से विश्व व्यथित होने की कल्पना करने लगा। इसका एक छोर रविंद्र की चित्रकारिता में
है तो दूसरा इतिवृत्तात्मकता में, परंतु इनकी व्यक्तिगतता रूढ़ता की नहीं चेतना की सूचक है। उनकी व्यक्तिगतता धीरे धीरे सामाजिकता के पक्ष में उदात्तता का स्वरूप ग्रहण करती है। निराला की सरोज स्मृति, प्रसाद की कामायनी, पंत की नौका विहार, महादेवी की करुणा, दुखवाद, यह सभी समविष्टगता की उदाहरण हैं। व्यक्तिवाद की स्वच्छंदता का एक दूसरा पक्ष स्वच्छंदता या हलावाद की मस्ती भरे आलम में उभर कर आया। सौंदर्य भावना, छायावादी सौंदर्य भावना रीतिकाल की तरह नारी के शरीर तक सीमित नहीं है, न द्विवेदी युग की तरह स्थूल, बल्कि सूक्ष्म सौंदर्य के दर्शन उसमें होते हैं। वैदिकता के कारण उनकी सौंदर्य दृष्टि का विस्तार हुआ। यह सौंदर्य बोध केवल प्रकृति चित्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय सौंदर्य बोध में स्थूल शारीरिकता की जगह स्थल, मांसल तथा भावात्मक शोभा भी है। छायावादी कवियों के लिए नारी करुणा का सौंदर्य आकाश भाती है। कपोलों में उनका मृदु भाव, श्रवण नयनों में प्रिय प्रताव, सरल संकेतों में संकोच, मृदुल अधरों में मधुर दुराव। इन पंक्तियों में नारी के बाह्यकार के साथ उसके सुंदर अंगों, समवेत आंतरिक भाव सौंदर्य की झांकी दिखाई देती है। प्रसाद की कामायनी में आया नारी लज्जा का सौंदर्य है हो, या निराला की सरोज स्मृति में आया सरोज की भावात्मक उत्कीर्ण श्रृंगारिक या शुभ तथा नया सौंदर्य वर्णन। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास सस्तव बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर। सौंदर्य की अनेक कोटियाँ छायावादी कविता में आई। वस्तु भाव मन में के अनुपम सौंदर्य का गहराई से अनुभव कवियों में किया। इसलिए आंसू करुणा का, लहरें उत्साह का और चांदनी परम सत्ता के संकेत देती है। सौंदर्य के प्रति वे बड़े तटस्थ भी हैं और आत्मीय भी। प्रकृति सौंदर्य ने इन्हें मानवीय सौंदर्य तक पहुंचाया। उनकी सौंदर्य भावना को उदात्त, भव्य और दिव्यता प्रदान की। एक और प्रसाद ने श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण रमणीय रूप से किया। नील परिधान बीच सुकुवार, खिल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो दूसरी ओर निराला प्रेयसी में आदर्श को स्थापित करते हैं। दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाव से प्राणों से एक थे। वर्ण एवं जाति भिन्नता के बावजूद अपनत्व का यह प्रेममय आदर्श सामाजिकों के सामने वे रखते हैं। 3. प्रेम का स्वरूप। प्रेम के विभिन्न रूप छायावादी कविता में रहे हैं। नारी को प्रेम मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित तो किया ही, पर साथ ही प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात चिरंतर के प्रति प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, मातृ प्रेम के विविध आयाम भी हमें दिखाई देते हैं। इस कवियों ने प्रेम के संबंध में रूढ़िवादी या परंपरागत प्रेम भाव को नकारा। यही कारण है कि उनका प्रेम विशाल व्यापक था। वे जाति, वर्ण, क्षेत्र के भीतर बंधे नहीं रहे। प्रेम वर्णन में भी व्यक्तिगतता की भावना का आधिक्य रहा है। नारी प्रेम संबंधी वर्णन में भी स्थूलता पर बल नहीं, बल्कि उनकी मानसिक दशाओं का चित्रण किया है, इसलिए उसमें सूक्ष्मता आई है। मिलन की अनुभूति की अपेक्षा विरहानुभूति के चित्रण में वे अधिक सफल रहे हैं। निराला, दोनों हम भिन्न भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाव से प्राणों से एक थे। निराला का यह आदर्श भाव हो या प्रसाद का विरह भाव। विस्मृत हो वे बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं। सब अतीत में लीन हो चली आशा, मधु अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं। हृदय की पीड़ा का कहीं उल्लेख यहाँ नहीं, पर प्रिय प्रेयसी की भावनाओं का सौंदर्य विरह वर्णन यहाँ है। या महादेवी के भीतर की प्रेम भावना की लीनता स्पष्ट हुई है। तुम मुझसे प्रिय फिर परिचय क्या हो, या प्रसाद का जल
स्थल आकाश में फैला परोक्ष सत्ता प्रति प्रेम जो सृष्टि से सर्वव्यापी अगोचर है। भरा नयनों ने मन में रूप किसी छालिया का अमल अनूप जल थल मरुत व्योम में जो छाया है सब और प्रेम वर्णन के मार्मिक दृश्य योजना छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। हृदय के अति सूक्ष्म भावनाओं का मनोरथ चित्रण इस कवियों ने किया है। 4 रहस्यवाद। छायावादी रहस्यवाद प्राचीन अध्यात्मवादी भावना से अबाध्य नहीं है। यह भावना के क्षेत्र में किसी भी प्रतिबंधों को स्वीकारते नहीं। ठीक यही वह मध्यकालीन रहस्यवाद से अलग हो जाते हैं। रहस्यवाद की 4 भूमिका मानी गई है। पहली अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण, दूसरी उसके प्रति दृढ़ानुगात राग, तीसरी विरहानुभूति की तीव्रता और चौथी मिलन का आनंद जो कबीर दादू दयाल में पाई जाती है। विरह में कबीर जैसे अक्षर साधक का हृदय भी हाहाकार का अनुभव करता है। उसमें रोम रोम की वेदना फूटती है जिसके सहने की अपेक्षा मृत्यु आलिंगन बेहतर श्रेयस्कर लगता है। या गृहिणी को मौत दे या आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा में मैं सया न जाए जैसी कठोरता छायावादी काव्य में नहीं परंतु उनकी दार्शनिक अनुभूति बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आंतरिकता में अधिक है। महादेवी का प्रेम और वेदना से भरा रहस्यवाद उस कोटि का है। यह बात यही सही है कि रहस्यवाद के प्रति तन्मयता विरहानुभूति की तीव्रता का मध्ययुगीन काव्य की तुलना में अभाव है। वहाँ का रहस्यवादी कवि लौकिकता में अलौकिकता की ओर बढ़ा और स्थूल से सूक्ष्मता की ओर, किंतु यहाँ छायावादियों में क्रम उल्टा है। बीड़ा में पंत रहस्यवादी थे, गुंजन में पत्नी या प्रेयसी वादी और युगांत के बाद स्थूल भौतिकवादी बन गए। प्रसाद की कामायनी में भी दर्शन की सूक्ष्मता सूक्ष्मता है। निराला ने अद्वैत दर्शन का पाठ किया पर कविता में उसे नहीं उतारा। महादेवी मात्र दृढ़ता से रहस्यवाद की ओर अग्रसर रही किंतु कबीर की तरह नहीं। महादेवी की दीपशिखा व यामा तथा प्रसाद की झरना और लहर में अज्ञात तत्व के प्रति माधुर्य भाव रहा। महादेवी कहती हैं, प्रिय चिरंतन है सजीव, क्षण क्षण नवीन सुहागिन मैं, तुम मुझसे प्रिय फिर परिचय क्या। प्रसाद का यह जिज्ञानुमूलन रहस्यवाद, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। महादेवी विरहानुभाव की आत्मा परमात्मा की पीड़ा, अली कैसे उनको पाऊं, वे आंसू बनकर मेरे इस करुणा ढुल ढुल जाते, इन पलकों के बंधन में मैं बात बात पछताऊं। नंद दुलारे वाजपेयी ने परंपरागत आध्यात्मिकता से मुक्त रहस्यवाद के होने के बाद छायावाद ने की यह स्वतंत्र चिंतन धारा के रूप में कविता में आई। कल्पनाशीलता। कल्पना काव्य के मूल में होती ही है, परंतु छायावादी कल्पना स्वप्न या दिवा स्वप्न के रूप में की है। छायावाद युग की अधिकांश प्रतिभाएं छायाजीवी हैं। उसी तरह अनेक पात्र काल्पना अतीत स्वप्नजीवी। निराला की राम शक्ति की पूजा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे जीव संघर्षों में हारते हुए राम कल्पना के द्वारा शक्ति अर्जित करता है और या आत्मविश्वास के लिए विजय की कल्पना करता है। अंतर्दृष्टि दायिनी और जीवन शक्ति दायिनी इन दोनों के अभिव्यक्ति छायावाद में हुई है। कामायनी का मनु वर्तमान के असंतोष को देखकर अतीत में सुखमय होने की कल्पना करता है। आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। भाषा। द्विवेदी कालीन इतिवृत्तात्मकता के विरोध में सौंदर्य से मुक्त कोमल कांत पदावली का प्रयोग छायावादी कवियों ने किया है। छंदबद्धता के विरोध में मुक्त छंद की अवधारणा को निराला ने लाया है। इसकी भाषा में नाद लय माधुर्य है। नाद संगीत का बड़ा उपयोग कविता में हुआ है। इस प्रकार की विशेषता लयात्मकता ब्रज में नहीं खड़ी बोली में लाई है। उनका शब्द संस्कार संस्कृत काव्य से होते हुए मध्ययुगीन ब्रज भाषा के संस्कारों में आकर पाया गया। रविंद्रनाथ तथा अंग्रेजी के
वाक्य। शब्दावली के पढ़ते पढ़ते पतझड़ की भाषा कुसुमित शब्दों से लद गई। शब्द संयोजन में छायावादी कवि शिल्पी की भूमिका निभाता है, जिसका जिक्र पंत की पल्लव की भूमिका में मिलता है। पंत प्रसाद निराला महादेवी के शब्दों के बारे में नामवर जी कहते हैं, पंत के शब्द अपेक्षाकृत छोटे, असंयुक्त वर्णमाला वाले, वर्ण वाले, हल्के तथा वायवी हैं। प्रसाद के शब्द अधिक प्रगाढ़, मधुर्य, मधुमय और नदाकृतिमय। महादेवी के शब्दों में रुपए की सी स्पष्ट ठनक और खनक है। निराला में संधि समास संयुक्त युक्त विविध जाति और ध्वनि वाले शब्दों में भी अनुप्रासमय व्यंजन संगीत उत्पन्न करने की चेष्टा है। खड़ी बोली को नादात्मक माधुर्य से मुक्त करने के लिए शब्दों के प्रति अनावश्यक मोह और उसकी फिजूल खर्ची कल्पना के कारण आई है। भावोच्छ्वास की भाव प्रधानता के कारण छायावादी भावार्थ के प्रभाव से शब्दों का क्रय प्राय गड़बड़ा गया। प्रसाद की भाषा में इस तरह के दुरान्वय वाले बहुत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा को कोमल बनाने के लिए प्राय सभी छायावादी कवियों ने है तथा था आदि सहायक क्रियाओं का बहिष्कार किया। इस प्रकार की भाषा नव कविता का एक उदाहरण भी नामवर जी ने दिया। तरुवर के छायानुवाद सी, उपमा सी, भावुकता सी, अविदित भावाकुल भाषा सी, कटी छटी नव कविता सी, जिसके निष्क्रिय वाक्यों की श्रृंखला ही दिखाई देती है और कुछ नहीं। कामायनी की भाषा के संबंध में तो दिनकर ने लिखा है, कामायनी में खड़ी बोली का जितना असमर्थ रूप प्रकट हुआ है, उतना और किसी काव्य में नहीं मिलेगा। खड़ी बोली मुक्तकों की स्वच्छंद रचना मात्र छायावाद की देन है। कामायनी ही इसका प्रमाण है। निराला ने भी गीतिका की भूमिका में लिखा है, मैं खड़ी बोली के में जिस उच्चारण संगीत के भीतर से जीवन की प्रतिष्ठा का स्वप्न देखता आया हूँ, यह वह ब्रजभाषा नहीं। निराला में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का आधिक्य रहा है। राम की शक्ति पूजा जैसा काव्य इसका उदाहरण है। मूल्यांकन। द्विवेदी युगीन उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, स्थूलता की जगह छायावाद ने सूक्ष्मता, सौंदर्य, कल्पना के सहारे सामाजिक यथार्थ की प्रतिष्ठा काव्य में की। विषय तथा विषयाभिव्यक्ति के बंधनों को तोड़कर मुक्त स्वच्छंद हो गए। प्रेम नारी के प्रति भोगवादी मांसलता के स्थान पर उसकी मनोअवस्था का चित्रण कर उसे उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया। प्रकृति के भव्य दिव्य रूप को सूक्ष्म दृष्टि से संपन्न किया। उसकी भीतरी शक्ति को पहचान कर उसके अस्तित्व की सत्ता को काव्य में स्थापित किया। एक दृष्टि से यही से आधुनिक रहस्यवाद का आरंभ हो जाता है। सामाजिक शोषितों किसी को प्रति संवेदना दिखलाई, नारी के अस्तित्व को स्वीकार कर उसकी भोग्य छवि को दूर किया, उसकी अंतरंगता को काव्य का विषय बनाया, गीत प्रगीत शैली का स्वीकार कर काव्य को भावानुकूल बनाया। कामायनी जैसा महाकाव्य निराला की मुक्त छंद अवधारणा ने खड़ी बोली प्रयोग में चार चांद लगाए। छायावादी युग आधुनिक हिंदी कविता में स्वर्ग युग माना जाता है। सामाजिक राष्ट्रीय भावना की परोक्ष अभिव्यक्ति छायावाद को असामाजिक होने से बचा पाई। स्वप्नों की अधिकता और रहस्यवाद के कारण यह कल्पना लोक में जा पहुंची, उसे यथार्थ पर उतारा गया। उत्तर छायावादी युग में पंत ने छायावाद का युगांत लिखा। प्रसाद ने कामायनी के अंत में विलासिता के संस्कृति को नष्ट होने की, नए युग के आने का घटना का जिक्र किया। निराला ने तो कृषकों की अधीरता से लेकर कुकुरमुत्ता जैसी लंबी व्यंग्यात्मकता को लेकर लाकर रहस्य सूक्ष्म की छाया को दूर किया। महादेवी भी शाश्वत दुखों से नाता जोड़कर अबला सिवा करुण गीतियाँ लिखने लगी।
छायावाद ने भावना और विचार, कला और साहित्य के क्षेत्र में भारी परिवर्तन लाए। इसलिए शुक्ल नगेंद्र ने उसके चिर स्मरण रहने की बात की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसमें सांस्कृतिक परंपरा को देखा, भारतीय सामाजिक परंपरा से उसे जोड़ा। भाषा के क्षेत्र में तो उसके अद्भुत क्रांति लाई। डॉक्टर देवराज के शब्दों में आधुनिक हिंदी काल को सुकर शब्दकोश और कोमल मधुर अनुभूतियाँ छायावाद की ऐतिहासिक देन है। उपसंहार: छायावादी काव्य प्रवृत्तियों से यह बात हमारे सामने आती है कि यह काव्य घोर व्यक्तिवादी और उसका केंद्र स्वयं रवि का आत्म केंद्र है, कवि का आत्म केंद्र है, परंतु उनकी व्यक्तित्ववादिता जनता की आशा निराशा के बीच अभिव्यक्त हुई है, इसलिए वह समाज से दूर नहीं है। यह निश्चित है कि सामाजिक संतोष से भागकर वह स्वप्न लोक में जा बैठा, एकांतता की शरण ली, परंतु उसके पीछे का कारण भी तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक जीवन ही है। उसमें वेदना और निराशा की भाव राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता के कारण आए थे, फिर भी वह उससे दूर नहीं रहा। अरूण: यह मधुमय देश हमारा जैसी मातृभूमि पर गर्व करने की प्रवृत्ति छायावादियों में रही। किसी विद्वान ने कहा है, अनुभूति में यह साहित्य भक्तिकालीन साहित्य की समकक्षता में आता है और कल्पना और कलात्मकता में रीति युग की तुलना में आता है। इस परंपरा में भावों की कोमलता, अनुभूति की गहराई और जीवन के प्रति एक संवेदना है। यह कविता व्यक्तिवादी कविता है, परंतु आधुनिक प्रयोगवादियों जैसा कुठाग्रस्त एवं संकीर्ण नहीं है। एक ओर आंसू और तुलसीदास जैसे खंड काव्य हैं तो दूसरी ओर कामायनी जैसा महाकाव्य। इसके अतिरिक्त पंत की परिवर्तन निराला की, राम की शक्ति पूजा, प्रसाद की प्रलय की छाया, महादेवी की दीपशिखा, यामा जैसी उल्लेखनीय कृतियाँ इस युग की सृजित हो पाई हैं। यह अंतर्मुखी साहित्य बहिर्मुखी चेतना जागता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।